स्टूडेंट्स वेलकम इन केमिस्ट्री शिक्षा क्लास। मैं डॉक्टर सिरवी सर। पी ब्लॉक इज कंटिन्यूइंग बच्चों, और इसमें अपन आज ग्रुप 15 का इंडिविजुअल कंपाउंड्स यानी कि जो नाइट्रोजन के बारे में डिस्कशन किया था उसका कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन के बारे में, इंडिविजुअल एलिमेंट के कौन कौन से कंपाउंड्स है, उनकी क्या मेथड ऑफ प्रिपरेशन होगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज और उनकी केमिकल रिएक्शंस और यूजेस तक अपन को कुछ इंडिविजुअल जो इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स है, जैसे नाइट्रोजन से रिलेटेड कौन कौन से इंडिविजुअल कंपाउंड्स इंपॉर्टेंट, जिसमें सबसे पहला है डाई नाइट्रोजन यानी कि N2 गैस के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो आइए बच्चों सबसे पहले सीखते हैं इसके अंदर मेथड ऑफ प्रिपरेशन, यानी कि N2 को कौन कौन से मेथड से बनाया जा सकता है। उसमें फर्स्ट मेथड है आपका भाई लिक्विफिकेशन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर। एयर को अपन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं, फ्रैक्शन मींस अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट्स पे अलग अलग लिक्विफिकेशंस हो जाएगा, जिसमें से नाइट्रोजन जो होती है उसका बॉइलिंग पॉइंट आपका 77.2 केल्विन है। तो ये फर्स्ट डिस्टिल्ड हो जाएगी और उसके बाद में ऑक्सीजन ऑनवर्ड्स होगा, तो हमको फर्स्ट डिस्टिल्ड में आपको नाइट्रोजन मिल जाएगी जो एक आपका एयर मेथड से ऑब्टेन्ड हो जाएगी, लिक्विफिकेशन करेंगे। नाउ मेथड नंबर 2 में लेबोरेटरी इन लैब में कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं। तो अब ऑनवर्ड सारे लैब मेथड्स हैं। तो NH4Cl अमोनियम क्लोराइड और उसकी रिएक्शन NaNO2 इन दोनों करेंगे तो NaCl निकल जाएगा, वाटर और NaCl एज ए बाई प्रोडक्ट, और नाइट्रोजन जो होगी वो आपकी मेन प्रोडक्ट इसके अंदर हो जाएगी। तो इसको अपन NH4Cl प्लस NaNO2 ये दो रिएजेंट आपको ध्यान रखना है, दैट इज सोर्स ऑफ नाइट्रोजन। इस मेथड में थोड़ा सा ड्रॉबैक ये स्टूडेंट्स किसमें इंप्योरिटी कैरी करती है, जो नाइट्रिक ऑक्साइड और HNO3 की इंप्योरिटी होती है, और इन इंप्योरिटीज को सेपरेट करने रिकवर करने के लिए हमें इसमें डाइल्यूट H2SO4 पास करना होता है, उसके बाद ही हमको प्योर फॉर्म ऑफ N2 ऑब्टेन्ड होती है। नाउ मेथड नंबर 3 थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम डाइक्रोमेट। स्टूडेंट्स अगर हम अमोनियम डाइक्रोमेट का NH4 ट्वाइस Cr2O7 का हीटिंग प्रोसेस करते हैं, डिकम्पोज करते हैं, तो इट गेट कन्वर्ट इनटू N2 गैस, वाटर और क्रोमिक ऑक्साइड की फॉर्म में कन्वर्ट होगा, जिसमें N2 आपको ऑब्टेन्ड हो जाएगी। फोर्थ नंबर मेथड अगेन थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ एजाइड्स। स्टूडेंट्स एजाइड का मतलब यहाँ पे होता है N3-1। रिमेंबर कंफ्यूज मत होइएगा, N-3 जो होता है बच्चों इसको बोलते हैं नाइट्राइट। ओके, दिस विल बी कॉल्ड नाइट्राइट, और ये N3-1 होता है इसको अपन एजाइड बोलते हैं। और एजाइड में दो, अगर Na प्लस माइनस है तो NaN3, और बेरियम की 2 प्लस होती तो क्रॉस मल्टीप्लाई, और क्योंकि N-1 होता है इसीलिए BaN3 होल ट्वाइस हो जाएगा। नाउ इनमें से किसी को मेथड्स को लेकर के बेरियम नाइट्राइड को अगर आप कंटिन्यू हीट करते हैं, क्योंकि ये भी एक थर्मल डिकम्पोजिशन है, जैसे ही आप इसको हीट करेंगे तो मेटल आपकी सेपरेट हो जाएगी सॉलिड फॉर्म्स के अंदर और N2 गैस आपको ऑब्टेन हो जाएगी। ध्यान से देखिए स्टूडेंट, जो मेथड नंबर 4 है इसके अंदर आपको जो मेटल ऑब्टेन हो रही है सॉलिड फॉर्म में ऑब्टेन हो रही है, इससे गैस ऑटोमेटिकली सेपरेट हो जाएगी। इसीलिए ये जो सबसे लास्ट मेथड आपको जो मिला है एजाइड से, इसमें वेरी प्योर फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन विल ऑब्टेन इन दिस मेथड्स। और ये क्वेश्चन जेई में भी आया हुआ है बच्चों, ध्यान रखिएगा, जिसमें लिस्ट में आपके ऑप्शंस दे रखे थे, उन्होंने पूछा विच वन इज द बेस्ट मेथड टू ऑब्टेन प्योर फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन, तो उसका आंसर राइट था बच्चों बेरियम एजाइड। बेरियम एजाइड जो है यानी कि एजाइड्स मेथड से अपन प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन ऑब्टेन कर सकते हैं। तो ये थे बच्चों डाई नाइट्रोजन ऑब्टेन मेथड्स। यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट नाइट्रोजन की मेथड ऑफ प्रिपरेशंस के बाद में फिजिकल प्रॉपर्टी का डिस्कशन करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी में नाइट्रोजन जो होती है वो नॉन टॉक्सिक होती है, क्योंकि इसमें ट्रिपल बॉन्ड तो रिएक्ट नहीं करेगी किसी से भी, मैक्सिमम बॉन्ड ऑर्डर है इसका। और नाइट्रोजन के दो स्टेबल आइसोटोप्स होते हैं, जिसमें N14 और N15 जो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, और लेस सोल्यूबल इन H2O रहेगी, गैसियस कंपाउंड है, स्टेबल भी है तो लेस सोल्यूबल होगी, और रूम टेम्परेचर RT मींस रूम टेम्परेचर, ठीक है, रूम टेम्परेचर इनर्ट गैस की तरह बिहेव शो करती है। तो ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन होगी। नाउ केमिकल रिएक्शंस ऑफ N2 कौन कौन से सब्सटेंस से रिएक्ट कर सकती है। तो सबसे पहले एट हाई टेम्परेचर, जहां पे आपकी नाइट्रोजन जो है वो नॉन मेटल है, तो मेटल के साथ में आयोनिक नाइट्राइड्स बनाती है। आयोनिक नाइट्राइड में स्पेशली जो है वो डायगोनल रिलेशनशिप आपको ध्यान होगा स्टूडेंट्स। तो डायगोनल रिलेशनशिप में जो लिथियम और मैग्नीशियम्स होते हैं उनके साथ में नाइट्रोजन आपके नाइट्राइड्स बनाती है। तो इस डायगोनल रिलेशनशिप के साथ में N3- रिएक्ट करता है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई में वैलेंसी देखेंगे लिथियम की +1 और मैग्नीशियम की 2+ हो जाएगी। क्रॉस मल्टीप्लाई में Li
3n आ जाएगा, और मैग्नीशियम का जब क्रॉस मल्टीप्लाई 2 और 3 से करेंगे तो Mg3n2 आ जाएगा। तो ये आपके दोनों मेटल नॉन मेटल, मेटल नॉन मेटल, तो ये आयोनिक नाइट्राइड्स फॉर्मेशन देते हैं लिथियम और मैग्नीशियम के साथ में बिकॉज ऑफ डायगोनल रिलेशनशिप। तो इनकी प्रॉपर्टी सेम रहती है लिथियम और मैग्नीशियम की। ना रिएक्शन नंबर 2 में विद हाइड्रोजन, अगर हम हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराते हैं एट 773 केल्विन पे, तो N2 रिएक्ट विद H2 गिव्स अमोनिया सिंथेसिस होता है, जिसको अपन आगे हेबर प्रोसेस भी बोलेंगे। ये रिएक्शन स्टूडेंट्स एक्सोथर्मिक होती है, और इसमें लगभग जो डेल्टा है यानी कि हीट जो रिलीज होती है वो -46.1 किलो कैलोरी पर मोल के साथ में है। तो ये आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में प्रोसेस में आती है। थर्ड वन, रिएक्ट विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे काफी हाई टेम्परेचर 2000 केल्विन पे ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है, क्योंकि खुद ही N ट्रिपल बॉन्ड एंड ऑक्सीजन भी O डबल बॉन्ड हो, तो काफी हाई टेम्परेचर पे रिएक्शंस होगी। तो N2 और O2 को अगर कंबाइन करेंगे तो NO यानी कि नाइट्रिक ऑक्साइड फॉर्मेशन होगा। ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड। तो ये हमारे पास में केमिकल रिएक्शंस ऑफ नाइट्रोजन हुई। नेक्स्ट है बच्चों यूजेस ऑफ N2, N2 का क्या यूज है। तो फर्स्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया, यानी कि N2 हाइड्रोजन के साथ में जैसे अभी आपके पास में यूजेस आ गया अमोनिया से, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया। मैंने इंडस्ट्री के अंदर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कैल्शियम साइनामाइड जो बनता है वो भी आपका नाइट्रोजन से ही बनता है बच्चों, कैल्शियम साइनामाइड। और किस इंडस्ट्री, स्पेशली आयरन और स्टील इंडस्ट्री जो होती है, क्योंकि यहाँ पे रस्टिंग जल्दी हो जाती है, इसीलिए वहां से फ्री फ्रॉम ऑक्सीजन रखने के लिए नाइट्रोजन को सप्लाई कर देते हैं। तो इनर्ट एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जाता है ताकि आयरन और स्टील जो रस्टिंग ना हो। तो जहां इंडस्ट्री के अंदर इनर्ट एटमॉस्फेयर एट आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री क्रिएट किया जाता है विद हेल्प ऑफ N2 गैस। नेक्स्ट है लिक्विड नाइट्रोजन जो होती है बच्चों N2 लिक्विड फॉर्म के अंदर रेफ्रिजरेंट का वर्क करती है लिक्विड के अंदर, जिसमें कई तरह के मटेरियल को प्रिजर्व किया जा सकता है, जैसे बायोलॉजिकल मटेरियल को प्रिजर्व कर सकते हैं, फूड आइटम्स को प्रिजर्व कर सकते हैं, और नाइट्रोजन को क्रायो सर्जरी में भी यूज किया जाता है। तो ये आपके मेन यूज है बच्चों जहां पे N2 को एप्लीकेबल होती है। तो ये कंप्लीट आपका नाइट्रोजन कंपाउंड की डिटेल। यस स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट कंपाउंड्स की बात करते हैं अपन, अमोनिया सिंथेसिस NH3 इन लिक्विड फॉर्म। मेथड ऑफ प्रिपरेशन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मेथड ऑफ प्रिपरेशन, सबसे पहले फ्रॉम यूरिया, यूरिया से अपन NH3 को सिंथेसाइज कर सकते हैं। क्या करेंगे, यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CO NH2, इसको अपन एक्सेस ऑफ वाटर के साथ में हाइड्रोलाइज कराएंगे। तो पहले इसके पहले एक टेम्परेरी कंपाउंड बढ़ेगा जिसको अमोनियम कार्बोनेट बोलेंगे, और अमोनियम कार्बोनेट कंटिन्यू वापस ब्रेक हो जाएगा NH3 H2 और CO2 में, तो हमको इसमें अमोनिया एज ए प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो दैट इज कॉल्ड यूरिया विद एक्सेस वाटर। मेथड नंबर 2 है फ्रॉम अमोनियम सॉल्ट, अमोनिया का कोई भी सॉल्ट हो सकता, सल्फेट या क्लोराइड सॉल्ट इसमें यूज करते हैं। ट्रीटेड विद, जिसको ट्रीट करना होता है कास्टिक सोडा यानी कि NaOH, और लाइम, लाइम वाटर में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है, लाइम वाटर में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लेंगे। ठीक है, जैसे फर्स्ट रिएक्शन अमोनियम सल्फेट NH4 ट्वाइस SO4 क्रॉस मल्टीप्लाई में देख लेंगे, NH4+1 होता है, SO4 2 माइनस है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला। और ये आपका कास्टिक सोडा NaOH के साथ रिएक्शन कराएंगे तो अमोनिया एज ए मेन प्रोडक्ट वाटर एंड सोडियम सल्फेट मिलेगा। तो इसमें अपन को अमोनिया सिंथेसाइज फॉर्म में मिल जाएगी। इसकी जगह अमोनिया का ही दूसरा सॉल्ट है अमोनियम क्लोराइड फॉर्म ले सकते हैं, जिसकी रिएक्शन लाइम वाटर यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कराएंगे, तो इसमें आपको अमोनिया एज ए प्रोडक्ट मिल जाएगा, वाटर एंड बाई प्रोडक्ट में CaCl2 फॉर्म में। तो इस तरह से बच्चों अमोनियम सॉल्ट से भी अपन क्या बना सकते हैं, अमोनिया सिंथेसाइज कर सकते हैं विद मिक्सिंग ऑफ कास्टिक सोडा एंड लाइम। थर्ड मेथड देखिए बच्चों इसके अंदर ऑन लार्ज स्केल पे जो इसमें बनाएंगे अपन वो बाय हाबर प्रोसेस। तो हाबर प्रोसेस इसमें इंपॉर्टेंट होता है, जहां पे इंडस्ट्री फॉर्म में लार्ज स्केल में अमोनिया कैसे बनाई जाती है। तो इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन एज ए गैसियस मटेरियल लेते हैं, और उससे आपका NH3 जो कि एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, और इसमें अपन को लार्ज अमाउंट में अमोनिया मिलेगी। इसका जो इंडस्ट्रियल प्रोसेस है देखिए, स्टूडेंट डायग्राम देखिए इसका किस तरह से होता है। तो इसमें दो अलग अलग प्रोसेस से आपको हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को सप्लाई करेंगे। ये फिर आपकी कंप्रेशर में आकर के दोनों गैस जो होगी वो आपस में 1:3 रेशियो में इसको मिक्स सप्लाई कर देंगे। 1:3 में इसको आगे सप्लाई करेंगे तो इस पार्ट से होते हुए ये सीधी आपके कैटलिस्ट चैम्बर में जाएगी। कैटलिस्ट में आपके पास आयरन ऑक्साइड Fe2O3
Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड और उसके साथ में पोटेशियम सुपर जो पोटेशियम ऑक्साइड है नॉर्मल, उसके प्रेजेंस में ये जब N2 और H2 इससे पास होगी तो यहाँ पे रिएक्शन प्रोसेस होगा और इस रिएक्शन प्रोसेस में आपकी अमोनिया सिंथेसिस स्टार्ट हो जाएगा। और इस पार्ट में आते ही जैसे ये लिक्विफाई होती जाएगी, गैस को जितना ज्यादा आप मूव करवाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी लॉस होगा, इससे वो लिक्विड स्टेट में आ जाएगी। और जो अनरिएक्टिव N2, क्योंकि 100% कोई भी रिएक्शन सक्सेस नहीं होगी, तो उसमें जो अनरिएक्टिव N2 और H2 होगी वो वापस आपकी क्या होगी, इसमें से अब गैस होगी तो अपसाइड में आएगी और यहां से अपन के विद हेल्प ऑफ पंप वापस इस गैस को कंप्रेशर की तरफ भेज देंगे, कैटलिस्ट यानी कि पंप की हेल्प से सीधा कैटलिस्ट चैम्बर में चली जाएगी वापस से। इस तरह से ये पार्ट भी कंटिन्यू सर्कुलेट होता रहेगा और इधर से हम नया अमोनिया हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को भी कंप्रेसर की हेल्प से सप्लाई करते रहेंगे। तो इस तरह से हमारे पास में अमोनिया। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है बच्चों वो ये है कि जेईई नीट के अंदर ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके अंदर, व्हाट आर द फेवरेबल कंडीशन टू गेट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अमोनिया। अमोनिया का मैक्सिमम अमाउंट किस कंडीशन पे मिलता है, तो इसमें कंडीशन फेवरेबल कंडीशंस, क्योंकि ये रिवर्सिबल रिएक्शन और रिवर्सिबल रिएक्शन जो 100% कंप्लीट नहीं होती, तो हम किस कंडीशन पे मैक्सिमम जो है एज ए अमोनिया प्रोडक्ट ऑब्टेन कर सकते हैं। तो उसमें कंडीशन में पहला जो प्रेशर होना चाहिए वो 200 इंटू 10 टू दी पावर 5 पास्कल होना चाहिए, टेम्परेचर आपका 700 केल्विन होना चाहिए और कैटलिस्ट में आपके Fe2O3 K2O और Al2O3 अगर होगा तो हमको अमोनिया मैक्सिमम मिलेगी इस हैबर प्रोसेस के अंदर। तो बच्चों ये थे आपके सिंथेसिस मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। यस स्टूडेंट, नेक्स्ट अपन इसमें डिस्कस करते हैं अमोनिया की जनरल प्रॉपर्टीज और फिर केमिकल रिएक्शंस एंड देन यूजेस। जनरल प्रॉपर्टीज में अमोनिया का जो स्ट्रक्चर होता है उसके पास एक लॉन पेयर होगा जिससे इसका स्ट्रक्चर होगा वो पिरामिडल फॉर्म आ जाएगा और बॉन्ड एंगल 107 डिग्री हो जाएगा इसके अंदर। और इसका जो स्ट्रक्चर होगा जब 3 बॉन्ड्स एक लॉन पेयर और 3 इस तरह से होते हैं इसको पिरामिडल स्ट्रक्चर बोलते हैं और इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ये स्टूडेंट, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, अमोनिया वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाती है, सो इट इज सोल्यूबल इन H2O। आप देखेंगे स्टूडेंट्स जैसे आपके पास में H2 है और NH3 का जो H होगा कोई भी नाइट्रोजन फॉर्म्स में, तो ये आपका हाइड्रोजन के वाटर के बॉन्ड के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर देगा जिससे वाटर में सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। और अमोनिया इटसेल्फ भी जो NH3 का एक मॉलिक्यूल दूसरे NH3 के मॉलिक्यूल के साथ में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है जिसको सेल्फ एसोसिएशन बोलते हैं, जिससे इसके बॉइलिंग पॉइंट्स और मेल्टिंग पॉइंट्स इंक्रीज हो जाते हैं ड्यू टू सेल्फ एसोसिएशन। ओवरऑल मोलर मास आपका एनहांस हो जाएगा। अमोनिया इटसेल्फ जो है वो लुईस बेस से एक्ट करती है जिसको अपन लिगेंड भी कहते हैं कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स के अंदर। लिगेंड्स का वर्क भी करेगा, लुईस बेस का की वर्क करेगा बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ वन लॉन पेयर। तो ये तो थी प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया। अब स्टूडेंट अपन डिस्कस करते हैं इसमें केमिकल रिएक्शंस क्या क्या हो सकती है अमोनिया की। तो अमोनिया की केमिकल, सबसे पहले अगर अपन अमोनिया को वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं H2O के साथ में, तो यहां पे NH3H2O में जो होगा तो वाटर का आयोनाइजेशन हो जाएगा और H प्लस और OH माइनस बन जाएंगे और H प्लस इस लॉन पेयर के साथ में अटैच होकर अमोनियम आयन NH4 प्लस बना देगा और रिमेन पार्ट ऑफ OH, यानी कि अपन ये कह सकते हैं कि जब हम H2O अमोनिया को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड फॉर्मेशन होता है। अब जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड फॉर्मेशन हुआ है ये डिफरेंट टाइप के सब्सटेंस से रिएक्ट कर सकता है। जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड कैन रिएक्ट विद FeCl3, अमोनियम हाइड्रोक्साइड कैन रिएक्ट विद ZnSO4, इनके साथ में रिएक्ट कर सकता है। जब अमोनियम हाइड्रोक्साइड FeCl3 के साथ में रिएक्ट करेगा तो आयरन ऑक्साइड हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड्स बनेंगे, यानी कि Fe2O3.XH2O, तो इसको हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड्स बोलेंगे और इसका ब्राउन PPT फॉर्मेशन होगा। तो ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है बच्चों। तो ये अमोनिया से एंटीफाइड हो जाएगा, ब्राउन PPT फॉर्मेशन होगा और बाई प्रोडक्ट में आपका NH3 अलग से हो जाएगा और Cl जो होगी वो आयनिक फॉर्म्स के अंदर आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बच्चों, इसके अंदर अगली रिएक्शन जो है वो NH4OH के साथ में है और NH4OH के साथ में जब बच्चों देखेंगे तो उसके ZnSO4 NH4OH की रिएक्शन ZnSO4 से करेंगे बच्चों, किससे? ZnSO4 से करेंगे। तो ये आपका आंसर जो होगा इसके ZnSO4 के बाद में, तो ZnSO4 विद NH4OH, तो इससे जिंक हाइड्रोक्साइड बनेगा ZnOH होल ट्वाइस। तो जिंक हाइड्रोक्साइड जिसका व्हाइट PPT फॉर्मेशन होगा
तो ये भी एक तरह से रिएक्शन आइडेंटिफिकेशन है, और अमोनियम सल्फेट जो होगा वो आपका बाई प्रोडक्ट रहेगा। तो ये आपकी सेकेंड रिएक्शन। तो मोस्टली दो रिएजेंट FeCl3 एंड ZnSO4 के साथ में रिएक्शंस है। उसका मेन प्रोडक्ट ध्यान रखना है, पीपीटी, कलर, स्मेल, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और उसके बाद फोर्थ रिएक्शन है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन विद मेटल। अमोनिया को कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के साथ में आइडेंटिफिकेशन, मेटल आइडेंटिफिकेशन, जैसे स्पेशली कॉपर 2+ आयन और सिल्वर प्लस आयन का आइडेंटिफिकेशन टेस्ट में इसको एज ए रिएजेंट यूज किया जा सकता है इन मेटल्स का। अगर आपके पास कॉपर 2+ आयन है तो उसका ब्लू कलर होगा किसी सैंपल के अंदर, उसकी रिएक्शन जब अमोनिया के साथ में करेंगे एक्सिस के अंदर तो आपका जो ब्लू कलर होगा वो डीप ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब अमोनिया, यहाँ कॉपर प्रेजेंट था, उसने अमोनिया के साथ रिएक्ट करके कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स बना दिया है जो और डीप कलर फॉर्मेशन शो कर रहा है। इसी तरह से स्टूडेंट पहले अपन एक सैंपल क्रिएट करेंगे जिसमें Ag और Cl से एक व्हाइट पीपीटी क्रिएट करेंगे, और इस व्हाइट पीपीटी में अगर सिल्वर है, यानी ये अगर कंफर्म करना कि व्हाइट पीपीटी और किसी का भी हो सकता है, तो सिल्वर जो पार्ट होगा वो अमोनिया के साथ रिएक्ट करके, क्योंकि अमोनिया लुईस बेस या लिगेंड का वर्क करती है, उसके साथ रिएक्ट करके सिल्वर अमोनिया का कॉम्प्लेक्स बनेगा जो व्हाइट पीपीटी से कलरलेस हो जाएगा। दैट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिल्वर, तो उसमें यूज होगा। यूजेस की बात करें, अमोनिया कहां पे यूज हो सकती है, तो अमोनिया सबसे पहले टू प्रोड्यूस वेरियस नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स, सबसे ज्यादा अमोनिया का यूज नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर्स प्रोड्यूस करने में होता है, जिसमें स्पेशली अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3, दूसरा यूरिया, एंड थर्ड वन इज अमोनियम सल्फेट NH4 होल ट्वाइस SO4, अमोनियम फॉस्फेट NH4 होल थ्राइस PO4, अमोनियम फॉस्फेट। और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ HNO3 में भी सबसे ज्यादा अमोनिया का यूज होता है नाइट्रिक ऑक्साइड को सिंथेसाइज करने में, और अमोनिया इटसेल्फ भी रेफ्रिजरेटर में भी यूज की जा सकती है लिक्विड अमोनिया को। तो ये था बच्चों आपका अमोनिया की कंप्लीट डिटेल अप टू यूजेस। यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट ग्रुप 15 में ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन अपन कंटिन्यू कर रहे हैं। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन में सबसे पहला है कौन कौन से पॉसिबल कंपाउंड्स बन सकते हैं नाइट्रोजन के, इसमें पहला है डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड N2O, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड NO, डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड N2O3, डाई नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड NO2, डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड N2O4, डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड N2O5। ये पॉसिबल ऑक्साइड्स है नाइट्रोजन के एज पर वैलेंसी। ना अब इसमें स्टूडेंट जो अपन को लर्न करना है वो है एक तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन, यानी कि ये जो N2O या रेस्पेक्टिव जो ऑक्साइड्स है वो कौन से मेथड से बनेगा, और एक उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स क्या होगा, ये दो चीजें अपन को लर्न करें। आइए बच्चों सबसे पहले सीखते हैं मेथड्स। डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड यानी कि N2O को कैसे बनाया जा सकता है, एक रिएजेंट याद रखना आपको, अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3 को जैसे ही आप हीट करेंगे तो ये N2O और H2O में कन्वर्ट हो जाएगा। इनके रेजोनेंट स्ट्रक्चर्स की अगर अपन बात करें तो रेजोनेंट स्ट्रक्चर में क्या होगा, N2O है तो N ट्रिपल बॉन्ड N लिख सकते हैं आप इसको, और सिंगल बॉन्ड O। अब देखो इस पे जो लॉन पेयर है वो बहुत सिंपल सा लॉजिक है। आपको अगर लॉन पेयर कहीं पे भी असाइन करना है स्टूडेंट्स तो बहुत नॉर्मल, नाइट्रोजन जब 3 वैलेंसी के साथ होता है तो 1 लॉन पेयर रहेगा, और ऑक्सीजन जब 2 वैलेंसी के साथ होता है तो हमेशा 2 लॉन पेयर रहेंगे। ये कहलाती है ऑप्टिमम कंडीशन, जो वैलेंसी के बेसिस पे होती है उसको ऑप्टिमम कंडीशंस बोलते हैं। लेकिन अगर इसमें बॉन्ड अगर इंक्रीज कर देता है, अगर किसी एलिमेंट के बॉन्ड मोर देन ऑप्टिमम कंडीशंस बनते हैं तो आपको लॉन पेयर कम करना है, और अगर बॉन्ड कम हो रहे हैं रेस्पेक्टिव ऑप्टिमम कंडीशन से तो आपको लॉन पेयर हमेशा इंक्रीज करना है। ये लॉजिक आप याद रखेंगे तो आपको कोई भी रेजोनेंट स्ट्रक्चर में कहीं प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। जैसे देखो इस नाइट्रोजन के अंदर अपने पास में N ट्रिपल बॉन्ड से N हो गया, N ट्रिपल बॉन्ड N और O, और उसके बाद में ऑक्सीजन जो है स्टूडेंट्स वो आपकी किस बॉन्ड से असाइंड है, तो इसमें रेजोनेटिंग के अंदर पार्ट जब देखेंगे तो ये N डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड, तो इसके 4 बॉन्ड्स हो गए, 4 बॉन्ड होती है, इसका लॉन पेयर गायब हो गया, और इसके 3 वैलेंसीज तो इस पे 2 लॉन पेयर रहेंगे, और इसमें जैसे मान लो ट्रिपल बॉन्ड्स हो गया तो आपके पास में एक ही लॉन पेयर रहेगा। बीच वाले पे देखिए 4 बॉन्ड्स हो गए तो वो लॉन पेयर असाइन नहीं करना है, क्योंकि ये ऑप्टिमम कंडीशंस के अलावा ये ध्यान रखना, बॉन्ड इंक्रीज लॉन पेयर डिक्रीज, और अगर बॉन्ड डिक्रीज है तो लॉन पेयर इंक्रीज करना ऑप्टिमम के अलावा।
जैसे ये नाइट्रोजन है, इसका ट्रिपल बॉन्ड आ गया, तो इसका मतलब इसके पास में ट्रिपल बॉन्ड के बाद 1 लोन पेयर रहेगा। सेंट्रल नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड हो गए, एक बॉन्ड एक्स्ट्रा हो गया, तो ये लोन पेयर आपका डिक्रीज हो जाएगा। और ये सिंगल बॉन्ड से तो एक लोन पेयर आपके पास एक्स्ट्रा आ जाएगा, ठीक है। इसी में एन डबल बॉन्ड, देखो दो ही बॉन्ड बने तो एक लोन पेयर बढ़ गया। बीच वाले पे 4 बॉन्ड्स हो गए तो एक लोन पेयर था वो डिक्रीज हो गया। इससे 2 ही बॉन्ड है तो 2 ही लोन पेयर रहेंगे। ऑप्टिमम कंडीशन होगी तो उतने ही लोन पेयर रहेंगे। नाउ कम्स टू नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड NO। ये किससे बनेगा? मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखिए, 2 रिएजेंट अपन को इसमें याद रखना है, NaNO2 और फेरस सल्फेट। और एसिडिक मीडियम के लिए अपन को H2SO4 लेना है। इन तीनों को मिक्स हीट करेंगे तो फेरिक सल्फेट, उसके साथ में सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, वाटर, और जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा NO, जो इसका मेन पार्ट है। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड सिंथेसाइज्ड होगी। और ये इसका स्ट्रक्चर में आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि इसके पास हमेशा एक ऑड नंबर है, N डबल बॉन्ड O लिख दीजिए, दोनों के अंदर ऑड नंबर इलेक्ट्रॉन एक एक्स्ट्रा रहता है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन ने एक बॉन्ड शेयर नहीं किया ऑक्सीजन के साथ में। तो ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड है तो 2 लोन पेयर ऑप्टिमम कंडीशन, और एक नाइट्रोजन ने बॉन्ड लेस है तो एक लोन पेयर, और एक और जो शेयरिंग वाला अपन इसमें शो नहीं कर रहे। तो ये नाइट्रोजन के पास इसमें हमेशा आपका ऑड नंबर इलेक्ट्रॉन रहेगा। और इसीलिए आप देखेंगे जितने भी मोनोऑक्साइड्स होती है ये आपकी डाइमर फॉर्म में प्रेजेंट होती है ड्यू टू ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। थर्ड नंबर है स्टूडेंट्स डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, जिसको N2O3 बोलते हैं। मेथड्स कैसे बना सकते हैं अपन इसको? तो जो अपने पास में अभी जो आया था जिसको अपन बोलते हैं नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड की रिएक्शन अपन अगर नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड से करा दे मिक्स में तो ये N2O3 यानी कि नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट होगा, जिसका स्पेसिफिक टेम्परेचर है 250 केल्विन, ठीक है। रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स की बात करें N2O3, स्टूडेंट्स जब भी कभी 2 और मोर देन 2 नाइट्रोजन हो तो पहले हमेशा नाइट्रोजन को आपस में सिंगल बॉन्ड से लिंक कर दो। फिर इसमें बहुत सिंपल सा ट्रिक है, हर एक फर्स्ट टाइम डबल बॉन्ड ऑक्सीजन प्लेस करो, फिर आपके पास अगर कोई एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है तो वो जितनी भी होगी वो सिंगल बॉन्ड से प्लेस करनी, ये इसमें ट्रिक है। जैसे ये NN सिंगल बॉन्ड हो गया, दो फर्स्ट ऑक्सीजन दोनों के पास डबल बॉन्ड O से सप्लाई होगी, रेस्ट ऑक्सीजन सारी सिंगल बॉन्ड से होगी, ठीक है। तो ये आपका, अब आपको लोन पेयर कैसे सप्लाई करना है, वैलेंसी ध्यान दो, 2 वैलेंसी 2 लोन पेयर, ठीक है। नाइट्रोजन 4 वैलेंसी नो लोन पेयर, क्योंकि एक था वो भी हट जाएगा। इसके पास 3 वैलेंसी 1 लोन पेयर, ठीक है। और इसी तरह से ऑप्टिमम 2 वैलेंसी, इसके पास एक लेस वैलेंसी, देखो 2 के अलावा एक और बढ़ गया। तो वो ये कंसेप्ट फॉलो करना है आपको जब भी लोन पेयर डिक्रीज। और इसी तरह से इसका अपोजिट आप डबल बॉन्ड कहीं शिफ्ट करके रेजोनेंस बढ़ा सकते हैं। और फिर है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, ये उससे भी ज्यादा, इसमें भी ऑड नंबर इलेक्ट्रॉन्स होता है, इसीलिए ये हमेशा डाइमर फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। बना कैसे सकते हैं इसको? तो लेड नाइट्रेट की रिएक्शन 673 केल्विन पे अगर लेड नाइट्रेट को अपन हीट करते हैं तो उससे NO2 और PbO यानी कि लेड ऑक्साइड ऑब्टेन्ड होगा। और इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में ध्यान से देखिए, N पे एक ऑड नंबर इलेक्ट्रॉन के अलावा ऑक्सीजन ने एक 2 ऑक्सीजन के लोन पेयर है, ये एक बॉन्ड कम बनाया तो एक एक्स्ट्रा लोन पेयर हो जाएगा। इसके पास 2 ही बॉन्ड है तो ऑप्टिमम कंडीशन ही आएगी। सेम इसमें भी हो जाएगा, ऑप्टिमम कंडीशन 2 लोन पेयर, और एक लेस बॉन्ड होते ही इसमें आप एक क्या करेंगे, बॉन्ड जैसे ही लेस हुआ तो एक लोन पेयर इंक्रीज हो गया। ये इसमें आप असाइन कर सकते हैं। फिर है 5th नंबर प्रोडक्ट डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, जिसको अपन N2O4 बोलते हैं। और N2O4 जो होता है, जो अभी आपने प्रीवियस 4th नंबर कंपाउंड देखा है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के डाइमर फॉर्म, डाइमर फॉर्म को ही अपन बोलते हैं डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड। और डाइमर फॉर्म क्यों बनाते हैं? क्योंकि नाइट्रोजन के पास में एक ऑड नंबर इलेक्ट्रॉन्स होता है, जिसकी वजह से ये आपस में ज्वाइंट होकर के N2 और O4 बन जाएगा। और इसका भी वही ट्रिक वही है, N2O4 कैसे बनाएंगे? तो डाइमर फॉर्म ऑफ NO2 कूल करेंगे तो N2O4 बन जाएगा, और हीट करेंगे तो वो वापस ऑड नंबर वाली जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा, और ये वापस डाई नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगी। अब रेजोनेंस की बात करें बच्चों, तो रेजोनेंस वही तरीका, मोर देन 2 नाइट्रोजन 1 और मोर देन 1 हो तो उस केस में पहले नाइट्रोजन का सिंगल बॉन्ड बनाएंगे, फिर पहली ऑक्सीजन हमेशा सबको डबल बॉन्ड से देंगे, रिमेन सारी सिंगल बॉन्ड से होनी चाहिए। जो डबल बॉन्ड से आई उनको 2 लोन पेयर ही दीजिए, ठीक है। नाइट्रोजन की 4 हो गई, यानी कि एक्स्ट्रा हो गया एक बॉन्ड, तो ये भी चला जाएगा। और ऑक्सीजन के पास 2 तो खुद के और एक लेस बॉन्ड का एक लोन पेयर एक्स्ट्रा आ जाएगा, तो एक एक बॉन्ड, और ऐसा कैसा उस पर भी आप प्लेस कर दीजिए,
ठीक है। फिर है 6 नंबर डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड N2O5 जिसको अपन बोलते हैं। मेथड क्या रहेगा, अगर HNO3 की रिएक्शन फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड P2O5 इसका मोनोमर होता है, डाइमर फॉर्म में इसको P4O10 लिखते हैं पेंटाऑक्साइड। तो HNO3 की रिएक्शन फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड से कराएंगे तो इससे अपन को हाइपोफॉस्फोरस एसिड HPO3 और उसके साथ में जो मिलेगा उसको N2O5 जो नाइट्रोजन पेंटा। स्टूडेंट्स जब भी कभी आपकी जो ऑक्सीजन है वो मोर देन 4 हो जाती है तो एक ऑक्सीजन हमेशा आपको 2 नाइट्रोजन के सेंटर में लानी, इसको बोलते हैं ऑड नंबर, मतलब ऑड नंबर ऑफ ऑक्सीजन रूल। तो इसमें हमेशा ऑक्सीजन जो होगी वो एक सेंटर में आएगी, दोनों नाइट जब तक 2 नाइट ऑक्सीजन अगर आपकी 4 तक है तब तक आपको सेंटर में कोई ऑक्सीजन प्लेस नहीं करनी है, साइड में रहेगी। लेकिन जैसे ही ऑक्सीजन 5 हो जाएगी तो एक ऑक्सीजन जो ऑड नंबर में आई है वो सेंटर में 2 नाइट्रोजन के बीच में प्लेस करेंगे और बाकी ये जो पहले वाला स्ट्रक्चर यही फॉलो करना है। इनकी पहली ऑक्सीजन डबल बॉन्ड डोज से सप्लाई करनी है, रेस्ट ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से। फिर लॉन पेयर असाइन करना आपको आ ही गया, ऑप्टिमम कंडीशन है तो 2 करो। अब इसके पास जैसे ऑप्टिमम से 1 कम है तो 1 लॉन पेयर बढ़ा दीजिए, इसकी 4 हो गई तो 1 लॉन पेयर था वो भी चला गया, इसके बीच वाले के पास में 2 बॉन्ड्स है तो ऑप्टिमम कंडीशन में ही है तो 2 लॉन पेयर लिख दो। इसका एक ही बॉन्ड है तो 2 तो खुद के लॉन पेयर, 1 ऑप्टिमम कंडीशन से कम होने का लॉन पेयर। इसके पास 2 ही है तो 2 ही लॉन पेयर प्लेस करेंगे। तो इस तरह से आप नाइट्रोजन, ये थे बच्चों ऑक्साइड्स और डाइनाइट्रोजन को लर्न कर सकते हैं। यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कंपाउंड हमारे पास में कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन में है नाइट्रिक एसिड HNO3। फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन, इस एसिड को कैसे बनाया जा सकता है तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट लैब मेथड, लेबोरेटरी में स्मॉल क्वांटिटी में कैसे बनेगा। इन ग्लास रिटॉर्ड, एक इंस्ट्रूमेंट होगा जो ग्लास रिटॉर्ड यूज करते हैं इसके अंदर, और उसमें क्या करेंगे NaNO3 सोडियम नाइट्रेट और उसके साथ में H2SO4 इन दोनों को मिक्स करके हीट करेंगे तो इससे सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट NaHSO4 और उसके साथ में HNO3 ऑब्टेन्ड हो जाएगा। तो लेबोरेटरी में इस मेथड से विद हेल्प ऑफ ग्लास रिटॉर्ड बनाया जा सकता है। इंडस्ट्री में लार्ज स्केल में जो HNO3 चाहिए, लार्ज स्केल में वो जिस मेथड से बनता है उसको ओस्टवाल्ड प्रोसेस बोलते हैं, ओस्टवाल्ड प्रोसेस। ओके, ओस्टवाल्ड प्रोसेस नाम याद रखिए, एमसीक्यू के सारे स्मॉल क्वेश्चन है, रिएक्शंस भी आ सकती है ना। जो ओस्टवाल्ड प्रोसेस होता है स्टूडेंट्स, उसके अंदर 3 स्टेप में आपका HNO3 सिंथेसिस होगा। स्टेप 1, स्टेप 2 एंड स्टेप 3। स्टेप 1 में क्या करना है, अमोनिया के साथ में एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई करनी है इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम रोडियम गॉस, है ना, जिससे पास करेंगे प्लेटिनम रोडियम गॉस। जो प्लेटिनम और रोडियम आपके एलिमेंट्स हो गए और गॉस जो नेटवर्क टाइप होता है तो उसको प्लेटिनम रोडियम गॉस की प्रेजेंस में करेंगे। तो अमोनिया एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन के साथ में हमेशा नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट होगी और इस नाइट्रिक ऑक्साइड को दोबारा एक्सेस ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट कराएंगे तो ये NO2 बना देगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जब आपका वाटर के साथ में इसको मिक्स करेंगे, हाइड्रोलाइज करेंगे तो ये HNO3 में कन्वर्ट हो जाएगी और एक्सेस ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड जो होगा वो दोबारा रिसाइकल यहां से वापस से आपका NO2 में कन्वर्ट होता रहेगा। तो ये 3 स्टेप, तो याद करिए वापस से क्या करना, अमोनिया की रिएक्शन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन गिव्स, जल्दी से बोलिए, यस नाइट्रिक ऑक्साइड NO का एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन करेंगे तो NO2 का वाटर से करेंगे तो HNO3, ठीक है। और इसमें जो ओस्टवाल्ड प्रोसेस में जो हमको HNO3 हो, क्योंकि इसमें एजोट्रोपिक मिक्सचर्स बन जाता है जैसे अपन सॉल्यूशन में पढ़ते हैं, तो उससे उनके जो रिमेनिंग वाटर्स होता है उसको प्यूरिफाई करना काफी मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए 68% प्योर HNO3 हम डायरेक्ट ऑब्टेन कर सकते हैं। लेकिन अगर फर्दर प्यूरिफाई करना है तो इसको 98% तक प्यूरिफाई किया जा सकता है विद हेल्प ऑफ डिहाइड्रेशन इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट H2SO4। ओके, लेबोरेटरी में 68% वाला यूज करते हैं। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ HNO3 की क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है। तो पहला HNO3 जो स्टूडेंट्स क्रोमियम और एल्यूमिनियम, बाकी सब मेटल को डिसॉल्व कर सकता है लेकिन क्रोमियम और एल्यूमिनियम को नहीं करेगा। डू नॉट डिसॉल्व इन HNO3। इसका रीजन होता है कि क्रोमियम और कॉपर जो मेटल्स होती है ये अपने सरफेस के ऊपर एक अपने ही क्रोमिक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 की एक पेसिव लेयर फॉर्मेशंस कर देती है और ये पेसिव फिल्म ऑफ ऑक्साइड जो होती है अपने ही ऑक्साइड की, जैसे Al2O3, Cr2O3
तो ये सारे CrO3, तो ये आपके क्रोमिक ऑक्साइड लेयर्स बन गए, एल्यूमिनियम ऑक्साइड लेयर बन गई, तो फर्दर इसके ऊपर HNO3 अटैक नहीं करता है। तो क्रोमियम और एल्यूमिनियम पैसिव लेयर फॉर्मेशंस करते हैं खुद के ऑक्साइड से। स्ट्रक्चर ऑफ HNO3 जो बनेगा उसमें एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी सारी वैलेंसी नॉर्मल होगी और नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा ऑक्सीजन के साथ में। HNO3 स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम भी करता है। जैसे आप देखेंगे ऑर्गेनिक में कीटोन का जो ऑक्सीडेशन है वो सिर्फ HNO3 की प्रेजेंस में ही होता है, तभी उसमें सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन से होते हुए वापस एसिड तक जाता है। लेबोरेटरी में अपन जो यूज करते हैं वो 68% प्योर वाला यूज करते हैं। गैसियस स्टेट में HNO3 का जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है वो हमेशा प्लेनर रहेगा, जिसको प्लेनर मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। अगर हम HNO3 को एक्वस यानी कि पोलर सॉल्वेंट वाटर में ऐड करते हैं तो इसकी नेचर कैसी होती है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, इसीलिए अपने आप को 100% आयोनाइज्ड कर देगा और आयोनाइज्ड में H++NO3- बना देगा और H+ वाटर के साथ मिलके हाइड्रोनियम आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। तो ये थी प्रॉपर्टीज ऑफ HNO3 एंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन। यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट HNO3 में केमिकल रिएक्शंस का डिस्कशन करते हैं अपन प्रॉपर्टीज के बाद में। नाउ केमिकल रिएक्शंस, फर्स्ट केमिकल रिएक्शंस विद मेटल, दो मेजर पार्ट है, रिएक्शंस विद मेटल एंड रिएक्शंस विद नॉन मेटल। ओके, तो पहले मेटल का लेते हैं। मेटल में स्टूडेंट्स ड्यू टू स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, HNO3 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये अपना डिस्कस भी किया, इसीलिए ऑलमोस्ट इस सभी मेटल्स पे अटैक करके ऑक्साइड्स बनाएगा, लेकिन उसमें एक्सेप्शंस रहेंगे गोल्ड और प्लेटिनम। गोल्ड और प्लेटिनम जो है वो आप इसके लिए एक्वा रेजिया फिर अलग से यूज होगा, इसीलिए गोल्ड और प्लेटिनम को डिसॉल्व नहीं कर सकता, बाकी ऑलमोस्ट सब मेटल से रिएक्ट करेगा ड्यू टू स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग नेचर। तो ये दो एक्सेप्शंस अपन को इसमें ध्यान रखने हैं। नाउ अब यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना स्टूडेंट्स, कॉपर और जिंक का एग्जांपल लिया, अगर HNO3 इससे रिएक्ट करता है, ध्यान रखना है अपन पहले डाइल्यूट ले, डाइल्यूट का मतलब जिसमें 90% वाटर कंटेन्ड हो, और दूसरी दो रिएक्शन जो है वो अपन कंसंट्रेट से कर रहे हैं जो प्योर फॉर्म में है उसकी। तो कॉपर, इसमें स्टोरी भी है बहुत छोटी सी, आप याद भी रख सकते हैं ट्रिक के अंदर, कि ये जो डाइल्यूट है यानी कि दिल वाले गड़बड़ करते हैं इसके अंदर, तो अगर ये डाइल्यूट HNO3 कॉपर से, तो डाइल्यूट HNO3 ने कॉपर से पूछा कि तुम हमसे रिएक्शंस करोगे, तो कॉपर ने आंसर दिया नो नो नो, मतलब एक ट्रिक है याद रखने की, यानी कि इसका जो आइडेंटिफाइड प्रोडक्ट है वो नाइट्रिक ऑक्साइड, जो और किसी में नहीं बनेगा, ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड। तो नो नो से, NO से नो नो याद रख सकते हैं ट्रिक में, बाकी क्यूप्रिक नाइट्रेट तो आपका बनेगा ही बनेगा। इसी तरह से फिर HNO3 ने थोड़ा सा आगे जाकर के नेक्स्ट डोर पे जिंक से पूछा तुम हमसे रिएक्शन करोगे, तो जिंक हंसने लग गया एकदम से, हा हा, क्योंकि N2O लाफिंग गैस होती है जिसको अपन नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं। तो जिंक हंसने लग गया, ये कॉपर ने तो आपको मना किया, आप मेरे को रिएक्शंस के लिए कह रहे हैं। तो ये एक छोटी सी स्टोरी इसके अंदर आप इस तरह से रख सकते हैं, और बैलेंस करना ही, इनऑर्गेनिक में बैलेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है बच्चों, इसीलिए आप कोई भी रिएक्शंस को याद करने के बाद बैलेंसिंग जरूर करिएगा। इसमें भी जिंक नाइट्रेट बनेगा, लेकिन ये जो मेन चीज है कि कॉपर का डाइल्यूट के साथ नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है, जिंक का डाइल्यूट HNO3 के साथ लाफिंग गैस N2O बनती है बच्चों, ये मेन इसमें ध्यान रखना है। उसके बाद कंसंट्रेट में कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि कंसंट्रेट में दोनों के अंदर NO2 ही बनता है, क्यूप्रिक नाइट्रेट इसमें भी रहता है, जिंक नाइट्रेट इसमें भी होता है, रेस्ट मोल वाटर, इसीलिए कंसंट्रेट की तो बहुत सिंपल सी रिएक्शन, अलग से कुछ साइंटिफिक, दोनों में ही आपका NO2 बनेगा, लेकिन इसको डाइल्यूट यानी कि दिल वाली जो रिएक्शन है इसमें ध्यान रखना बच्चों, इन दोनों केसेस में वेरी इंपॉर्टेंट, जो अक्सर पूछी जाएगी MCQ के अंदर। उसके बाद आइए रिएक्शंस विद नॉन मेटल्स की बात करते हैं। नॉन मेटल में जैसे आयोडीन नॉन मेटल, कार्बन नॉन मेटल, सल्फर नॉन मेटल और फास्फोरस नॉन मेटल, वो उनकी एलोट्रोप्स फॉर्म से अगर इसकी HNO3 से रिएक्शंस कराते हैं, तो देखो बच्चों इसमें भी ट्रिक है, नॉन मेटल के साथ में HNO3 हमेशा एसिड बनाएगा, ये परमानेंट याद कर लो। अब एसिड कौन सा होगा, तो एसिड की आपने 11th में 3 थ्योरीज पढ़ी है, एसिड्स जो बन सकते हैं उसमें आपका आर्रेनियस एसिड बेस थ्योरी हो सकती है, और दूसरा ब्रोंस्टेन लोरी एसिड बेस हो सकता है, थर्ड लुईस एसिड बेस। तो कोई ना कोई एसिड जरूर बनेगा तीनों थ्योरी में से। जैसे आयोडीन की HNO3 से करोगे तो HiO3 एसिडिक फॉर्म्स बनेगी, कार्बन की HNO3 से करो CO2 लुईस एसिड बनेगा, सल्फर 8 की HNO3 से करोगे तो H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा,
फॉस्फोरस एलोट्रॉप्स लोगे तो उसकी रिएक्शन आप HNO3 से करोगे तो फॉस्फोरिक एसिड बनेगा। तो आप देखेंगे ये भी आपका एसिडिक फॉर्म है, CO2 लुईस एसिड है, H2SO4 आरएनएस एसिड है, H3PO4 भी आरएनएस एसिड है। यानी कि इसमें ट्रिक ये है कि नॉन मेटल के साथ में आपका HNO3 जो है वो हमेशा डायरेक्टली किसी भी एक थ्योरी का एसिड जरूर बनाएगा। और बाकी रिमेनिंग प्रोडक्ट में जैसे इसमें NO2H2 है, इसमें H2 विद NO2 है, इसमें NO2 विद 16H2 है, इसमें NO2 विद, तो यानी कि एक चीज और आप ध्यान से देखिएगा, NO2 सब में कॉमन आ रहा है जो यहां तक आया, यानी कि फर्स्ट दो रिएक्शन को छोड़ दें तो बाकी आप देखेंगे स्टूडेंट्स NO2 सब में आ रहा है। ठीक है, तो NO2 इसका एक एंटीफाइड हो गया, एक्सेप्ट डाइल्यूट जो कॉपर जिंक के साथ में डाइल्यूट HNO3 एक अलग से देता है, बाकी सारों में NO2 और नॉन मेटल्स में एसिड कंपोनेंट और रिमेन्स पार्ट विल बी वाटर। ठीक है, अब एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है बच्चों, जैसे HNO3 का जो NO3 माइनस, जैसे आपको NO3 नाइट्रेट जो एसिडिक रेडिकल्स है, इसका अगर आपको आइडेंटिफिकेशन करना हो लेबोरेटरी के अंदर कि आपको गिवन सैंपल के अंदर नाइट्रेट आइंस है या नहीं, तो उसके लिए एक टेस्ट होता है आइडेंटिफिक, उसको बोलते हैं ब्राउन रिंग टेस्ट। क्या नाम होगा टेस्ट का? ब्राउन रिंग टेस्ट बोलते हैं। और ये हमेशा आइडेंटिफिकेशन ऑफ एसिडिक रेडिकल्स लाइक नाइट्रेट के लिए होता है। कि इसका थ्योरेटिकल कांसेप्ट क्या है, फिर प्रैक्टिकली बताते हैं कैसे करते हैं। थ्योरेटिकल में अगर आपके सैंपल के अंदर NO3 माइनस है तो हम इसमें FeSO4 लेते हैं, और FeSO4 विद एसिडिक मीडियम होता है, तो जो आयरन फेरस फॉर्म होती है वो एसिडिक मीडियम के अंदर H+ में पहले बनाती है नाइट्रिक ऑक्साइड, और दूसरा Fe का ऑक्सीडेशन होकर के फेरस से फेरिक में कन्वर्ट हो जाता है, और ये जो फेरिक होता है स्टूडेंट्स, ये वापस वाटर एज ए लिगेंड का काम करता है, लुईस बेस का काम करता है। तो Fe क्या करेगी, वाटर जो होगा वो Fe के साथ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स बना देगा, क्योंकि वाटर यहाँ पे लिगेंड्स का या लुईस बेस का काम करता है और Fe यहाँ पे लुईस एसिड का वर्क कर रही है, तो इन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन हो जाएगा। फिर ये कॉम्प्लेक्स आपका जो नाइट्रिक ऑक्साइड है उससे रिएक्ट करेगा और फाइनली ये कॉम्प्लेक्स बना देगा जो नाइट्रोसो फॉर्म के अंदर आ जाएगा, या नाइट्रिक ऑक्साइड विद एक्वस के साथ नाइट्रोसाइड, इसको लिगेंड्स में बोलते हैं। तो ये आपका ये जो कॉम्प्लेक्स है दैट इज कॉल्ड ब्राउन कलर। तो ब्राउन कलर का जो रिंग फॉर्मेशन होता है वो इस फॉर्मूले, तो इसमें एमसीक्यू में ये फॉर्मूला पूछ सकते हैं ब्राउन रिंग का फॉर्मूला क्या होगा। अब इसको लेबोरेटरी में इस टेस्ट को करना हो स्टूडेंट तो कैसे करेंगे, तो अपन को कोई सैंपल मिलेगा, उस सैंपल को अपन क्या करेंगे, फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 का एक्वस सोल्यूशन, ठीक है, पानी के अंदर डिसॉल्व करके इसका सोल्यूशन लेंगे और सैंपल और FeSO4 को एक टेस्ट ट्यूब में ले लेंगे, और टेस्ट ट्यूब में ये अभी जो, क्योंकि सैंपल और FeSO4 दोनों वाटर के अंदर है, इसीलिए नीचे वाला पार्ट एक्वस लेयर कहलाएगा। ये एक्वस लेयर हो गया। दूसरा, अब टेस्ट ट्यूब को ऐसे लेके थोड़ा इंक्लाइन कर देंगे और उसके बिल्कुल सरफेस, जैसे आपके पास में ये टेस्ट ट्यूब है तो आप बिल्कुल ऐसे इंक्लाइन पोजीशन धीरे धीरे उसके बिल्कुल सरफेस पे H2SO4 ऐड करेंगे कंसंट्रेट फॉर्म। तो ये H2SO4 जैसे ही इस इंक्लाइन पोजीशंस में नीचे जाएगा तो एक एक्वस लेयर और एक आपके पास में H2SO4 की लेयर बन जाएगी। तो एक्वस लेयर और H2SO4 लेयर के बीच में जंक्शन आएगा, उस जंक्शन पे एक रिंग दिखेगी ब्राउन कलर की, जिसको ब्राउन रिंग बोलेंगे। तो ब्राउन रिंग एट इंटरफेस बिटवीन सॉल्यूशन एंड H2SO4, यानी कि एक्वस सॉल्यूशन और H2SO4 की सॉल्यूशन के बीच में एक ब्राउन रिंग फॉर्मेशन होगा, और इसी की वजह से इसका जो नाम आया बच्चों वो ब्राउन। इसीलिए ध्यान रखना है, इसमें शेक नहीं करना है, धीरे से बिल्कुल इंक्लाइन पोजीशन पे आप इसमें ऐड करेंगे बच्चों। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस थी आपके HNO3 की। यस, नेक्स्ट है बच्चों यूजेस ऑफ नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड को क्या क्या यूज किया जा सकता है, तो पहला है MFG, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनियम नाइट्रेट फॉर फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स के लिए अमोनियम नाइट्रेट को जो HNO3 से सिंथेसाइज किया जा सकता है। सेकंड, नाइट्रेट्स, जितने भी नाइट्रेट्स होते हैं यानी कि NO3 माइनस, यूज इन एक्सप्लोसिव, यानी कि कहीं पे एक्सप्लोसिव फॉर्म्स के लिए, और पायरोटेक्निक, हीट प्रोड्यूस करने के लिए भी इसको यूज किया जाता है। थर्ड, यूज टू प्रिपेयर नाइट्रोग्लिसरीन, नाइट्रोग्लिसरीन जो बनाए जाएंगे वो सारे HNO3 से बनेंगे। और एक एक्सप्लोसिव TNT होता है जिसको ट्राई नाइट्रोटोलुइंस कहा जाता है, ये भी आपका नाइट्रेशन ऑफ टोलुइन से बनता है, तो ये नेक्स्ट यूज हो जाएगा। यूज्ड इन पिकलिंग और स्टेनलेस स्टील की पिकलिंग करने के लिए भी हमेशा HNO3 को यूज किया जाता है। ईचिंग ऑफ मेटल, मेटल की ईचिंग करने के लिए भी आप HNO3 को यूज करते हैं।
और लास्ट एंड इंपॉर्टेंट यूज दैट इज यूज्ड एज एन ऑक्सीडाइजर इन रॉकेट फ्यूल्स। रॉकेट फ्यूल्स में जो ऑक्सीडेशन करता है उसमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की तरह वर्क करता है आपका HNO3। यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा है नाइट्रोजन कंपाउंड्स के बाद में फॉस्फोरस, क्योंकि 15 ग्रुप के नाइट्रोजन और फॉस्फोरस सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स में आते हैं। और अब अपन नेक्स्ट जो डिस्कस कर रहे हुए फॉस्फोरस एलोट्रोपिक फॉर्म्स। कौन कौन सी फॉस्फोरस की एलोट्रोपिक फॉर्म्स होती है, उसमें फॉस्फोरस की मेजर 3 एलोट्रॉप्स आती है, जिसमें व्हाइट फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस और ब्लैक फॉस्फोरस। ब्लैक फॉस्फोरस के दो मेन पार्ट होते हैं, अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस एंड बीटा ब्लैक फॉस्फोरस। स्टूडेंट्स, व्हाइट फॉस्फोरस जो है इसका फॉर्मूला होता है P4, और P4 जैसे आप प्लस का साइन याद रख लीजिए और प्लस के साइन में आप 4P लिख दीजिए और इनको आपस में ऐड कर दीजिए और एंगल 60 डिग्री का होगा, तो इसको डिस्क्रीट टेट्राहेड्रल फॉर्म्स बोलते हैं। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हो सकती है व्हाइट फॉस्फोरस की, क्योंकि इसका एंगल बहुत कम है तो ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव रहेगा, फायर कैच भी कर लेगा, तो लेस स्टेबल होता है, मोर रिएक्टिव होता है, कैच फायर, एयर से रिएक्ट करके ये P4O10 एक्सप्लोजिव बनाता है। ठीक है, एक्सप्लोजिव नेचर्स के अंदर ये एक्सप्लोजिव बनती है फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड्स, और ट्रांसल्यूसेंट और वैक्सी होता है, पॉइजनस रहेगा ये वाला, इनसोल्यूबल इन H2 होता है, सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक CH2, ग्लो इन डार्क, क्यूमुलोसेंस जिसको बोलते हैं, तो डार्क में ग्लो करता है, एंड व्हेन इट रिएक्ट विद NaOH, अगर इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कराते हैं तो P4NaOH से रिएक्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ वाटर गिव्स फॉस्फीन, और ये आपके पास में NaH2PO2 फॉर्म, तो यानी कि ये फॉस्फीन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन में भी आपका कंसीडर हो जाएगा। नाउ कम्स टू रेड फॉस्फोरस। स्टूडेंट्स, अगर अपन व्हाइट फॉस्फोरस को 573 केल्विन पे हीट करते हैं तो ये अनदर एलोट्रोपिक फॉर्म जिसको ट्रांजिशन भी कहते हैं, तो रेड फॉस्फोरस में आ जाएगा। रेड फॉस्फोरस में ये जो सेंटर बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा, और ब्रेक होती वो स्प्रेड होकर के पॉलीमेरिक फॉर्म, तो इसको पॉलीमेरिक टेट्राहाइड्रल P फॉर्म बोलते हैं। तो अब एंगल बढ़ जाएगा तो उसकी रिएक्टिविटी भी कम हो जाएगी, और ये पॉलीमेरिक फॉर्म में से कंटिन्यू अटैच होता जाएगा। ग्रे लिस्चर होता है, नॉन पॉइजनस होता है, इनसोल्यूबल इन H2O और CH2, यानी कि इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक दोनों ही सॉल्वेंट में सोल्यूबल नहीं होता, लेस रिएक्टिव क्योंकि अब आपका बॉन्ड एंगल बढ़ गया, डज नॉट ग्लो इन डार्क, डार्क में ये ग्लो नहीं करता। नेक्स्ट है ब्लैक फॉस्फोरस। ब्लैक फॉस्फोरस को अगर अपन रेड फॉस्फोरस को हाई प्रेशर पे कंप्रेस करें तो ये ब्लैक फॉस्फोरस में कन्वर्ट हो सकता है, और इसमें दो मेजर पार्ट अल्फा ब्लैक P और बीटा ब्लैक P। अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस जो है स्टूडेंट्स, ये रेड फॉस्फोरस को 803 केल्विन पे अगर कंप्रेस कर हीट करते हैं तो ये अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस में कन्वर्ट हो जाएगा, जबकि बीटा ब्लैक फॉस्फोरस जो होगा वो डायरेक्टली व्हाइट फॉस्फोरस को 473 केल्विन पे अगर अपन इसको हीट करते हैं तो ये बीटा ब्लैक फॉस्फोरस में कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों में डिफरेंसेस क्या है, ये आपका मोनोक्लिनिक या रोम्बोहेड्रल स्ट्रक्चर्स फॉर्म में प्रेजेंट होता है, डज नॉट रिएक्ट विद एयर, के साथ में इसकी कोई रिएक्टिविटी नहीं होती। ब्लैक फॉस्फोरस के अंदर भी डज नॉट रिएक्ट विद एयर, इवन अप टू 673 केल्विन तक भी आपका ब्लैक फॉस्फोरस भी रिएक्ट नहीं करता स्टूडेंट्स। तो ये हमारे थे इंपॉर्टेंट फॉस्फोरस एलोट्रोपिक फॉर्म्स। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे थे फॉस्फोरस एलोट्रोपिक्स तक का आज का वीडियो। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, बने रहिएगा। थैंक यू।